हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 2 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है। कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, कुछ नई डेफिनेशंस को इंसर्ट किया गया है जो सीआरपीसी में नहीं थी, इसलिए यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की। In this Samhita, unless the context otherwise require, Clause A, audio, video, electronic means shall include use of any communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide। सेक्शन 2 बोल रहा है कि जो डेफिनेशन दी गई है इन्हीं डेफिनेशन को आधार माना जाएगा समझने के लिए इस संहिता को, अनलेस अदरवाइज रिक्वायर है, मतलब अगर इसके विपरीत कुछ जगह कुछ अगर मेंशन किया गया है तो उसको माना जाएगा। अदरवाइज ये जो डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं इसी को वर्ड्स का मीनिंग माना जाएगा। तो क्लॉज ए कह रहा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है, ये आपके सीआरपीसी में नहीं था। अगर आप इस बीएनएसएस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो कम्युनिकेशन के हैं इनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। अगर आप जजमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जजमेंट ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना मैंडेटरी है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, जैसे कि इम्पार्शियलिटी रहे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। तो इस चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है या फिर जो रिकॉर्डिंग के मोड्स हैं इनको इम्पॉर्टेंस दी गई है। तो अब हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में क्या आएगा। तो वो सारे डिवाइसेस आ जाएंगे इसमें जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीज किया जा रहा है तो यूज़ किया जा रहा है, या फिर एविडेंसेस कलेक्ट करा जा रहा है तब यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि आप जब इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको वीडियो के द्वारा रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कंसिडर किया जाएगा जो दिए गए पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। बाय सच अदर मीन्स भी हो सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ और प्रिस्क्राइब करता है तो उसको भी माना जा सकता है। फिर क्लॉज बी कह रहा है बेल। तो बेल हम सबको पता है कि बेल का हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 35 है आपका बेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बीएनएसएस में। चैप्टर 33 आपका सीआरपीसी में है। बेल किन सिचुएशंस में ग्रांट होती है, कौन सा बेल बिल है, नॉन बेल बिल है, और ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चाहें तो चेक कर सकते हैं। ओके, तो बीएनएसएस में बेल को डिफाइन करा गया है। बेल क्या होता है, अगर आप नॉर्मली लेमैन लैंग्वेज में समझे तो जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस पे उसको रिलीज़ किया जाता है। अब बेयर एक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं। तो सेक्शन 2B बात करता है बेल की। बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन conditions imposed by an officer or court on execution by such person of bond और अ बेल बॉन्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो पर्सन जो किसी ऑफेंस का अक्यूज्ड है या फिर सस्पेक्टेड है कि उसने कोई ऑफेंस किया है और वो कस्टडी में है, लॉ के द्वारा जो कस्टडी प्रोवाइड करी गई है उस कस्टडी में है, तो उसको कुछ कंडीशंस पर रिलीज़ किया जाएगा। कौन रिलीज़ कर सकता है, तो बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों ही रिलीज़ कर सकते हैं, और
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट रिलीज़ करता है। तो कोर्ट के द्वारा भी बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है, ऑफिसर के द्वारा भी बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस पे रिलीज़ किया जाएगा। जैसे क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि जब बुलाया जाए तब आ जाना, या फिर ये ज्यूरिसडिक्शन जो है कोर्ट का उसे छोड़कर तुम्हें नहीं जाना है। तो ऐसी किसी कंडीशंस पर उसको रिलीज़ करा जाएगा। जिसको अक्यूज्ड पर्सन है जो, उसको क्या कहेंगे हम, बेल कहेंगे। तो बॉन्ड पे रिलीज़ किया जाएगा या फिर बेल बॉन्ड पे रिलीज़ किया जाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 2C बात करता है बेलेबल ऑफेंसेस की। तो मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन फर्स्ट स्केड्यूल और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो ऑफेंसेस जिसे फर्स्ट स्केड्यूल में या फिर किसी और लॉ के अंदर बेलेबल बनाया गया है वो बेलेबल ऑफेंसेस होंगे, और बाकी के ऑफेंसेस कैसे होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। तो बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जहाँ पर अक्यूज्ड का या जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट हो जाता है एक तरीके से कि उसको बेल पर रिलीज़ किया जाए। जब वो बेल फर्निश करने को तैयार है तो उसका राइट हो जाएगा कि हाँ, अगर बेलेबल ऑफेंस था तो उसको रिलीज़ किया जाए। बट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अगर उसे गिरफ्तार किया गया है या प्रेसिडिंग चल रही है तो वहाँ पर अक्यूज्ड पर्सन का अधिकार नहीं होता, उसका राइट नहीं होता कि उसको बेल पर रिलीज़ किया जाए। कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि कोर्ट को लगता है कि हाँ, इसको करना चाहिए रिलीज़ तो वो करेंगे बेल पर, या फिर बेल वो ग्रांट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है, और किसको हम कहेंगे बेलेबल ऑफेंसर, तो जिसको फर्स्ट स्केड्यूल में BNSS के अंदर बेलेबल बताया गया है या फिर किसी और लॉ के अंदर ऑफेंस को बेलेबल बताया गया है, उन ऑफेंसेस को सिर्फ बेलेबल कहा जाएगा। बाकी के ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। फिर 2D बात करता है बेल बॉन्ड की। मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। तो जब किसी पर्सन को, जो अक्यूज्ड पर्सन है या फिर जो सस्पेक्टेड पर्सन ऑफेंस का, उसको रिलीज़ किया जा रहा है और वहाँ पर उससे श्योरिटी, एज अ पर्सन कोई श्योरिटी भी मांगा जा रहा है कि भैया जो तुम्हारी गारंटी ले, कोई आदमी जो तुम्हारी गारंटी ले कि जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम आओगे, तो अगर विद श्योरिटी है तो वो बेल बॉन्ड हो जाएगा, और अगर श्योरिटी नहीं है तो वो बॉन्ड हो जाएगा। जैसे 2E में लिखा है बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो यहाँ पर जहाँ पर किसी पर्सन को बेल के अंदर रिलीज़ किया जा रहा है और उससे कोई श्योरिटी नहीं मांगी जा रही है तो ऐसे को बॉन्ड कहा जाएगा। लेकिन बेल पे रिलीज़ करने के साथ साथ जब श्योरिटी भी मांगी जा रही है तो वो बेल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद है 2F, चार्ज की बात करता है। चार्ज का चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो 2F में है चार्ज। चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन 1। तो जब एक से ज़्यादा चार्जेस लगे हैं तो जो चार्ज शीट होगी उसमें कोई भी हेड हो सकता है ऑफेंस का एज अ चार्ज। उसके बाद है सेक्शन 2G जो बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच a police officer may, in accordance with the first schedule or any other law for the time being, enforce arrest without warrant। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिन्हें फर्स्ट स्केड्यूल में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है। कॉग्निजेबल केस वही केसेस भी होंगे, और जब कॉग्निजेबल केस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी पुलिस ऑफिसर को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है। कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, या फिर जिसे फॉर द टाइम बीइंग एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास राइट होगा, अथॉरिटी होगी कि वो कोर्ट से बिना वारंट इशू करवाए या फिर कोर्ट के बिना ऑर्डर के अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
कॉग्निजेबल ऑफेंस में मेनली आप दो बातें याद रखिएगा। पहली बात तो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जब इंफॉर्मेशन मिलता है पुलिस ऑफिसर को तो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट का प्रायर परमिशन का ज़रूरत नहीं होता है, वो तुरंत से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। 2G में आ जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस और इसी में है कॉग्निजेबल केस। ओके, उसके बाद है 2H कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this Sahita that some person, whether known or unknown, has committed an offence बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कंप्लेन का मतलब क्या है, 2H में बताया गया है। कंप्लेन का मतलब है कोई भी एलिगेशन जो ओरली हो सकते हैं, राइटिंग में हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट को कंप्लेन करा जा रहा है। मतलब कोई पर्सन है जो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। अब वो पर्सन जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन दायर कर रहा है, तो वो कंप्लेनेंट हो जाएगा। वो ओरली भी बता सकता है मजिस्ट्रेट को, मुंह से बोलकर भी बता सकता है, लिखित में भी दे सकता है। जिस पर्सन पे वो एलिगेशन लगा रहा है वो पर्सन उसकी जान का भी हो सकता है, अनजान का भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। बट कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आएगी। पुलिस रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो हम लोग कवर कर चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो कोई भी पर्सन है जो जाता है मजिस्ट्रेट के पास और अपनी कंप्लेन लिखवाता है बोलकर या फिर लिखित में, चाहे जानते हुए किसी व्यक्ति के अगेंस्ट लिखवा रहा है या फिर उसकी जान का नहीं है, कोई भी हो सकता है, उसको कंप्लेन बोला जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन। अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर था, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली ऑफेंस के बारे में, उसने इन्वेस्टिगेशन किया। जब उसने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अब जो रिपोर्ट उसने तैयार करी है उसको कंप्लेन माना जाएगा। डीम्ड लिखा है तो मतलब क्या हो जाएगा, माना जाएगा उसको कंप्लेन, और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है तो आपको ये एक्सप्लेनेशन याद रखना है। और पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है कंप्लेंट में, बट अगर वो रिपोर्ट ये बता रही है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब उस रिपोर्ट को कंप्लेन माना जाएगा और तब उस पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। उसके बाद है 2I जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। ये डेफिनेशन आपके BNSS में है, CRPC में नहीं थी। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन, वर्बल, pictorial information or video content transmitted or transferred whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person by the means of electronic device including a telephone, mobile phone, other wireless telecommunication device, a computer, audio video player, camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by central government। डेफिनेशन थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि CRPC में नहीं थी, एकदम नई डेफिनेशन है। तो 2I में है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो वो कम्युनिकेशन जो राइटिंग के मीन्स से हो रहा है, वर्बली हो रहा है, पिक्टोरियल फॉर्म में हो रहा है, कंटेंट के फॉर्म में हो रहा है, जैसे वीडियो एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। कुछ लिख कर भेजा जा रहा है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आएगा। कुछ वर्बली वॉइस नोट भेजा जा रहा है, कुछ पिक्चर के फॉर्म में भेजा जा रहा है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक पर्सन के द्वारा किसी डिवाइस पर, एक डिवाइस के द्वारा किसी पर्सन को, मतलब जो दिए गए मेथड से इनमें से किसी भी
मेथड से कुछ भेजा जा रहा है, जो पिक्चर के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, वर्बली भेजा जा रहा है, रिटन फॉर्म में है, वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा प्री के लिए। कहाँ पर दिया है, तो 2I में दिया है, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा इस चीज़ के लिए कि कौन सा चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ सकती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको याद रखना है, क्रिमिनल लॉ स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं आपके, जैसे CRPC IPC, ये कौन सी लिस्ट में दिए हैं, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हैं, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद है 2J, जो बात करता है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट का मतलब इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी टू विच द jurisdiction of the high court for state has been extended by law that high court। तो अगर स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट क्या है, जो उस स्टेट का हाई कोर्ट है वो उस स्टेट के लिए हाई कोर्ट हो जाएगा। अगर यूटी की बात करें तो जिस हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पर वो हाई कोर्ट हो जाएगा। और इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर कोई और यूटी है जहाँ पे कोई हाई कोर्ट तो है नहीं, तो वहाँ पे जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सिवा जो भी वहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए, वो एज अ हाई कोर्ट हो जाएगा। प्री का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है 2K इंक्वायरी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर करता है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है, और ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इंक्वायरी का मतलब वो सारी इंक्वायरी हो जाएगी, वो सारी प्रोसीडिंग हो जाएगी जो कि ट्रायल नहीं है और मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो मतलब ऐसी प्रोसीडिंग जो कि ट्रायल नहीं है और मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो क्या है, इंक्वायरी है। जैसे ट्रायल का प्रोसेस कब शुरू होता है, जब चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद से ट्रायल शुरू होता है। और उसके पहले का जो भी प्रोसेस है, जो भी कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट भेजी जा रही है, या फिर कोर्ट के द्वारा अक्यूज्ड को भेजी जा रही है, पार्टीज़ को भेजी जा रही है, या फिर ओथ पे एग्जामिनेशन किया जा रहा है, तो ये सब चार्जेस जो फ्रेम होने के पहले की प्रक्रिया है, ये आपकी इंक्वायरी हो जाएगी। और जैसे ही आपके चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद जो भी प्रेसिडिंग मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी वो आपका ट्रायल हो जाएगा। तो जब आप ट्रायल, टाइप्स ऑफ ट्रायल जो हमने कंप्लीट करा है वो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे इतना भी सफिशिएंट है ट्रायल और इंक्वायरी में डिफरेंस समझने के लिए और इंक्वायरी समझने के लिए। उसके बाद है 2L इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अदर देन द मैजिस्ट्रेट हु इज़ ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कभी भी मैजिस्ट्रेट नहीं करते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन कर सकता है जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है कि तुम जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की क्यों जाती है, तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए की जाती है। तो जो भी प्रोसेस हैं, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है, तो उस सारी प्रोसीडिंग को क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कहा जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन बात करता है वेयर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई अदर प्रोविजंस हैं जो कि इनकंसिस्टेंट हैं और संहिता में कुछ दिया हुआ है, स्पेशल एक्ट में कुछ और दिया गया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अलग हैं, तो स्पेशल एक्ट जो होगा उसके जो प्रोविजंस होंगे वो प्रिवेल करेंगे, उसको ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, उसको माना जाएगा।
उसके बाद है 2M जो बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग की। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच द एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो वो सारी प्रोसीडिंग जो ओथ पे एविडेंसेस लिए जा रहे हैं उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। मतलब जब एविडेंसेस ओथ पे लिए जा रहे हैं वो एक प्रोसीडिंग है और उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। उसके बाद है 2N लोकल jurisdiction in relation to a court or magistrate means a local area within which the court or magistrate may exercise all or any of its or his power under this Sahita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify। तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? लोकल ज्यूरिसडिक्शन जो जहाँ तक एक कोर्ट का अधिकार होगा काम करने का, तो वो उस कोर्ट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। वैसे ही मैजिस्ट्रेट है तो मैजिस्ट्रेट के पास भी एक एरिया होगा या फिर ज्यूरिसडिक्शन, तो वो उसका ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन है किसी कोर्ट का पूरी स्टेट पर भी हो सकता है, जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का पूरी स्टेट पर लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। ऐसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो डिस्ट्रिक्ट पर हो जाएगा, तो वो उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 2O जो कि बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड द नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स द केस इन विच द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ऐसे अपराध जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास बिना वारंट की गिरफ्तार करने की अथॉरिटी नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे। 2P बात करता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश करी जाती है। फिर 2Q बात करता है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स कोई एक्ट or omission made punishable by any law for the time being in force and include any act in the respect of which the complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। तो ऑफेंस में कोई भी एक्ट आ जाएगा या फिर कोई भी ओमिशन जिसको पनिशिएबल बनाया गया है। कोई ऐसा एक्ट है जैसे चोरी करना पनिशिएबल है तो कोई ऐसा एक्ट पनिशिएबल हो जाएगा। कोई ऑफिसर है जिसके ऊपर ड्यूटी थी अपना काम करने की और उसने वो काम नहीं करा, ओमिट कर दिया, तो वो ऑफेंस हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो उसके लिए वो ओमिशन के लिए पनिशिएबल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा करना या फिर कुछ ऐसा ना करना जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा वो ऑफेंस हो जाएगा। इसमें और क्या आएगा? तो जो कंप्लेन करी जा रही है सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 वो भी ऑफेंस में आ जाएगा। ओके 2Q में दिया है ऑफेंस। फिर 2R क्या है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और other cause to perform his duty, the police officer present at the station house who is next in the rank to such officer and is above the rank of constable or when the state government so direct any other police officer so present। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन है? जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन है, अगर वो इल है या किसी भी वजह से वो वहाँ पर नहीं है, स्टेशन हाउस में नहीं है, तो जो भी कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का है और उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन से जस्ट बिलो की रैंक का हो सकता है, बट कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का ही होना चाहिए, तो ऐसा पर्सन भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में आ जाएगा। डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि कौन आएगा। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन आएगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो उससे जो जस्ट आफ्टर की रैंक के लोग हैं वो आ जाएंगे, बट कांस्टेबल से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर की ही रैंक का होना चाहिए। उसके बाद है 2S प्लेस। तो प्लेस में क्या आएगा? था हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। प्लेस आपका जो डेफिनेशन है ये CRPC में नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, जैसे हाउस है, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल है, ये पांचों चीज़ें आएंगी और ये आपको याद होनी चाहिए कौन सी 5 चीज़ें हैं। व्हीकल भी है, 2S में दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 2
टी जो कि बात करता है पुलिस रिपोर्ट, तो आपने पढ़ा है 193 में जो रिपोर्ट सबमिट करी जाती है मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो वो आपकी पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी। इस पे हम लोग वीडियो कवर कर चुके हैं, आप जाके चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं 2U जो है पुलिस स्टेशन की बात करता है। तो पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी a पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड एनी लोकल एरिया स्पेसिफाई बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी जगह को यहाँ पे प्लेस लिखा है या फिर किसी पोस्ट को एज अ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है, तो वो पुलिस स्टेशन में आ जाएगा। उसके बाद है 2V जो बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो वो पर्सन जिसे सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट किया गया है एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो आ जाएगा, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डायरेक्शंस में काम कर रहा है वो भी आ जाएगा। सब डिवीजन 2W में दिया है। सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में बांटा जाता है तो उसी को सब डिवीज़न बोला जाएगा, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2X है सम्मन केस। तो सम्मन केस कौन से होते हैं? सम्मन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है सम्मन केस वो केसेस हैं जो कि वारंट केस नहीं हैं। 2Y बात करता है विक्टिम की। विक्टिम मीन्स एनी पर्सन हु हैज़ सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय द रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन और लीगल हायर ऑफ सच विक्टिम। तो कोई एक विक्टिम है। विक्टिम कौन है? जो पीड़ित है, और वो अक्यूज्ड के किसी एक्ट से हो सकता है, किसी ओमिशन से हो सकता है। तो वो व्यक्ति तो विक्टिम है ही, उसके गार्जियन और उसके लीगल हायर्स जो हैं उन्हें भी विक्टिम माना जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विक्टिम में कौन कौन आएगा। उसके बाद है 2Z जो बात करता है वारंट केसेस की। तो हमने ये देख लिया सम्मन केसेस वो केसेस होते हैं जो वारंट केसेस नहीं होते हैं। अब वारंट केसेस क्या होते हैं? तो 2Z में दिया है। तो वारंट केस मीन्स अ केस इंक्लूड relating to an offense punishable with a death, life imprisonment or imprisonment for the term exceeding 2 years। तो वो सारे ऑफेंस जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ की सज़ा है, वो सारे कैसे केसेस हो जाएंगे? वारंट केसेस हो जाएंगे। और बाकी सारे केसेस कैसे हो जाएंगे? तो सम्मन केस हो जाएंगे। तो जिनमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है वो सारे वारंट केस हैं, जिनमें 2 साल से कम की सज़ा है वो सम्मन केस हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 कहता है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट 2000 और बीएनएस 2023 शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। तो कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर डिफाइन नहीं है तो और वो बीएनएस में डिफाइन है या फिर आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन है, तो उनकी सेम मीनिंग होगी। उन वर्ड्स की जो मीनिंग है जो वहाँ पर डिफाइन है उनको यहाँ पर भी एज इट इज़ यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ हम लोग का सेक्शन 2 डेफिनेशन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। प्री में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वैसे भी पता होना चाहिए। बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बेल, बॉन्ड बेल और ये सब नहीं था पहले, इसको ऐड किया गया है। प्लेस की डेफिनेशन नहीं थी, इसको ऐड किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्री के लिए इस बार ये और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।